So, hello Mahi, welcome Hello. to this session. How are you? Good, sir. Good. So, we were discussing that we will be taking your help for the analysis of the questions asked in the UPSC 2025 a month back. So, Indian society questions, all in all, I think 5 to 6, you will be able to tell it better. सो आप थोड़ा सा जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प करो, क्योंकि आपने तो सर्विस अच्छी सिक्योर कर ली है। और आपकी कैसी स्ट्रेटजी रहती है आंसर को लिखने के लिए, वो थोड़ा सा आप सारे के सारे जो अभी एग्जाम देने वाले होंगे 2026 में, उनको आप बता पाओ। राइट? Sure, sir. ठीक है, सो स्टेज इज ऑल योर्स माही। So, first of all, good evening to everyone, and I would like to thank Nitin sir for inviting me here to discuss the PYQs of society and social justice topic with new aspirants. And my name is Mahi Sharma, and I have secured All India rank 106 in UPSC CSE 2023. And sociology मेरा optional subject था. And currently I am an under training IPS officer. So जो अभी पिछले एक महीने पहले ही जो यूपीएससी के मेंस पेपर्स हुए हैं, उसमें जो पेपर 1 के सोसाइटी और सोशल जस्टिस के जो भी क्वेश्चंस है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम उसको हर एंगल से एनालाइज कर पाए और कैसे क्या क्या मल्टी डायमेंशनलिटी उन क्वेश्चंस और आंसर्स में आती है, तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 10 मार्कर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है उसका जीएस 1 के पेपर में, कि हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे। पहला है हाउ डज स्मार्ट सिटी, तो यानी यहाँ पे स्मार्ट सिटी एक कीवर्ड है। हाउ डज स्मार्ट सिटी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉवर्टी, सो अर्बन पॉवर्टी इज अगेन अ कीवर्ड, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारा थर्ड कीवर्ड हो गया, मतलब हमारा जो पूरा आंसर है इन तीनों चीजों के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए और हमारा आंसर इन तीनों चीजों को एड्रेस करेगा। अब जो भी एक नॉर्मल आंसर लिखने का पैटर्न है जो यूपीएससी में होता है, वो आईबीसी पैटर्न उसको बोलते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। यानी हम इंट्रोडक्शन में ये चीज बताए कि हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है हम उसको उसको समझ चुके हैं, और थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर दे कि हम इस क्वेश्चन से ये समझे हैं, हमारा आंसर का ओपनिंग हो जाए। द मेन पार्ट इज द बॉडी। यहाँ पर बॉडी में सारी चीजें आएगी जो हम हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछा गया कि स्मार्ट सिटी कैसे अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को, अर्बन पॉवर्टी को कम करती है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को प्रमोट करती है, तो वो कैसे करती है ये हमारा पूरा बॉडी में आएगा। यदि हमें लग रहा है कि नहीं इसमें भी कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो वो भी हमारा बॉडी में आएगा। और यदि ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है कि आप वे फॉरवर्ड दीजिए, तो वो भी हमारा बॉडी में आएगा। लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर विल बी कंक्लूजन, कि हमने इस क्वेश्चन से जो हम इस क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा है और हमने जो इसको एड्रेस करके हमारी बॉडी में लिखा है, तो फाइनल कुछ 20-25 वर्ड्स में हम इसका कंक्लूजन देंगे, विच शुड बी ऑलवेज मोर ऑफ अ टाइम ऑन पॉजिटिव साइड। तो जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमने ये जो क्वेश्चन है हाउ डज द स्मार्ट सिटी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो सबसे पहले इसका अगर मैं इस आंसर को लिखती तो मेरा इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले व्हाट इज स्मार्ट सिटी। सो स्मार्ट सिटी डेफिनेशन, जो हमारा स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्मार्ट सिटीज वो सिटीज होती है जो डाटा और टेक्नोलॉजी से एक सिटी को मैनेज करती है, जहां पर डाटा, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ड्रिवन थिंग्स मेन सेंटर में रहते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी पे फोकस करती है, दिस थिंग। तीसरा पॉइंट, स्मार्ट सिटीज वो सिटीज होती है जहां पर बेसिक एम्यूनिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई या बेसिक नेसेसिटीज 24/7 अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल रहती है। तो ये जो चीजें हैं ये स्मार्ट सिटी के कंपोनेंट्स, ये तीन चीजों से एक सिटी स्मार्ट चीजें बनती है, जो 1 2 3 हमने पॉइंट्स देखे हैं। तो हम अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं स्टार्ट, की स्मार्ट सिटीज आर दो, एज पर द स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट cities are those cities which are data driven, which have 24/7 affordability, accessibility and availability of the resources of basic human amenities of education, of medicine
एंड विच फोकसेस ऑन इंक्लूसिविटी। ये एक तरीका हो गया कि हमने इनको वर्ड्स में लिखा, या हम दूसरी तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी स्टैंड्स ऑन थ्री पिलर्स ऑफ इंक्लूसिविटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, और डाटा ड्रिवन, मतलब थ्री पिलर्स में स्टैंड करती है। सो दिस इज द स्मार्ट सिटी। अब पूछ रहा है कि हाउ डज स्मार्ट सिटी एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन पॉवर्टी। ये हमारा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा कि अब अर्बन पॉवर्टी स्मार्ट सिटी कैसे खत्म करती है। तो इसके जैसे कुछ पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल्स के से हम समझेंगे, और इसमें हम आंसर में भी वही लिखेंगे। बहुत इजी इजी चीजें आंसर में लिखनी है। सबसे पहला, स्मार्ट सिटी में इंटरनेट है यानी टेलीमेडिसिन। तो जैसे आज कमर्शियलाइजेशन जो ऑफ हेल्थ जो हो चुका है, यानी बड़े बड़े अस्पतालों में इतना जो खर्चा लग रहा है, तो एक जो गरीब आदमी है वो अगर वहां जाके अपना इलाज कराएगा तो उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो टेलीमेडिसिन यानी ऑनलाइन जरिए से हम डॉक्टर से कनेक्ट हो सके, हमारी रिपोर्ट जो भी अभी तक की मेडिकल हिस्ट्री हम उनसे शेयर कर सके, और बहुत आसानी से कम समय में कम पैसों में इलाज पा सके। तो ये हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम करेगा। तो पहला हो गया टेलीमेडिसिन। दूसरा हो गया टेली एजुकेशन। आज जैसा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी हो चुका है, यानी प्राइवेट स्कूल्स हाई फीस चार्ज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक डेली वेज लेबरर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता है, तो वो बहुत छोटे स्कूल में जाएगा, शायद वहां पे उसे इतना क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं मिलेगा, और वो भी आगे चल के एक डेली वेज लेबरर बनेगा। बट टेली एजुकेशन जो है कि ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही कम फीस में वो बच्चा घर बैठे बैठे यदि पढ़ के अपना अच्छा फ्यूचर बना लेता है, तो ही और शी विल ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। सो टेली टेली एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन अ पुअर फैमिली। अब इसका थर्ड पॉइंट होगा फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जहां पर इंटरनेट अच्छे से यूज किया जाता है, जहां पर फाइनेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से फ्लडेड रहती है। उसमें क्या होगा कि हमारा जो बैंकिंग हैबिट है वो बढ़ेगा, और हमारा फॉर्मलाइज क्रेडिट सिस्टम और ज्यादा इंप्रूव होगा। फॉर्मलाइज क्रेडिट सिस्टम से मेरा मतलब है, जब हम छोटे गांव में टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाते हैं, वहां पर यूजुअली बहुत पुअर लोग मिलते हैं। जब उनको उधार चाहिए होता है, या जो गरीब किसान है उनको जब उधार चाहिए होता है, तो वो लोग बैंक के पास नहीं जाते, वो जाते हैं जो आउट ऑफ द बैंक मनी लेंडर्स होते हैं। और वो मनी लेंडर्स उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। यदि इंटरनेट के माध्यम से और इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमारे यहाँ का बैंकिंग सिस्टम या इम्प्रूव होगा, और हमारे यहाँ का जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो और ज्यादा फॉर्मलाइज्ड होगी, तो हमारे जो गरीब किसान है, हमारे जो गरीब लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बैंक के पास जाएंगे लोन्स लेने के लिए, और उनको बहुत ही रेशनल रेट्स में लोन मिलेंगे। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जहाँ स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो जैसे हमने कुछ समय पहले सॉइल हेल्थ कार्ड लाए थे, जो कि स्मार्ट सिटी का ही एक पार्ट था। तो उसमें क्या होगा कि इंटरनेट के माध्यम से और इन डाटा के माध्यम से कि मान लीजिए पर्टिकुलर गांव है, यहाँ की गांव की जमीन में मिनरल एक्स की कमी है। यदि ये जो डाटाज है लेबोरेटरी चेकिंग के बाद हमें किसान को दे दे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में इस चीज की कमी है, तो हम ये चीज डालें। तो इरेशनल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स नहीं होगा। साथ ही यदि किसानों को वेदर फोरकास्टिंग की जानकारी एकदम सही समय पर मिल जाएगी, उनको आगे आने वाले 2-3 महीनों का मौसम कैसा रहेगा ये अगर सही समय पर मिल जाएगा, तो वो अपनी जो फसल है वो प्लान कर सकते हैं आराम से। साथ ही अभी जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट की जो भी हमारी कृषि मंडियां होती है, उनको हम पूरे देश भर की कृषि मंडियों को कनेक्ट करना चाह रहे ई नैम के माध्यम से, ताकि मान लीजिए एक गांव का किसान, सिर्फ उस किसान को सिर्फ उसी गांव के मंडी में बेचना पड़े ये जरूरी ना हो, वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन ई नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के जरिए घर बैठे बैठे देश की किसी भी मंडी में अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच सकता है। तो ये चीजें है कि उसका प्रोड्यूस बिकेगा, उसी के साथ साथ उसकी इकोनॉमी उसकी इनकम बढ़ेगी। अब इसमें हम फिफ्थ पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि घर बैठे बैठे जो ऑनलाइन बिजनेस है, होम ग्रोन ब्रांड्स है जो इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं अभी,
तो जो पुअर लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो स्मार्ट सिटी उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। छोटा सा एग्जांपल है कि घर बैठे बैठे जो फीमेल्स है, जो जिनको अभी तक सिर्फ होम मेकर या हाउसवाइफ्स कहा जाता था, अब वो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से अपने जो भी छोटे मोटे हुनर है, मान लीजिए कि पापड़ बनाना, अचार बनाना, उनका बिजनेस कर रही है, और साथ ही एडिशनल इनकम फैमिली में वो ऐड कर रही है। स्मार्ट सिटी का एक और कंपोनेंट है इनहेंस्ड सिटीजन सर्विसेज, यानी जो सर्विसेज हमें मिल रही है अभी तक, वो सर्विसेज कैसी हो गई, हेल्थ की हो गई, एजुकेशन की हो गई, हमारी बेसिक अमेनिटीज हो गई कि हमारे घरों में रोज पानी आ रहा है, वो सारी इनहेंस हो जाएगी। और जैसे ही इनहेंस होगी, हम हमारा और अर्बन पुअर का भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि एक पुअर के घर में साफ पानी आ रहा है पीने का, बिल्कुल साफ, तो उससे उसके घर में वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक डायरिया, जॉन्डिस, वो कम होगा। वो कम होगा तो उसका जो हेल्थ पे खर्चा होगा वो भी कम होगा। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी मिशन या स्मार्ट सिटी अर्बन पॉवर्टी को कम करने में इन तरह से हेल्प कर सकती है। अब जो हमारा दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हाउ डज इट इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिंपल सा यही मीनिंग है कि जो गरीब लोग हैं उनको भी हर चीज में जस्टिस मिले। यहाँ पे जस्टिस से सिर्फ कोर्ट का ही मतलब नहीं है, हर चीज में जस्टिस मिले। जैसे अभी मैंने जो ऊपर का एग्जांपल दिया था कि यदि क्लीन वाटर आएगा घरों में, तो जॉन्डिस और डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स कम होगी। इसका दूसरा पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी फोकसेस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हम कोई भी ऐसा ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं करेंगे जहां पर इन्वायरमेंट को हार्म हो या क्लाइमेट चेंज जो अभी चल रहा है वो रेग्रेसिव बने। क्योंकि मान लीजिए कि यदि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आती है, तो सबसे ज्यादा वो बाढ़ स्लम ड्वेलर्स को अफेक्ट करती है। तो जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं, तो बाढ़ आने के चांसेस भी कम होंगे, विज जो स्लम डवेलर्स है उनपे इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस भी कम होंगे। तीसरा पॉइंट, स्मार्ट सिटीज प्रमोट हाई क्वालिटी रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ बड़े बड़े पुल और यही नहीं, स्मार्ट सिटी का एक कंपोनेंट है कि डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है, क्रिएट करना है। तो जो भी डिसेबल्ड लोग हैं हमारे शहर में, उनके हिसाब से उनको सुविधा रहे, इस हिसाब से जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, तो ये भी एक पार्ट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। Then a smart city also focuses on equitable रिसोर्स अलोकेशन। इक्विटेबल रिसोर्स अलोकेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है अहमदाबाद स्मार्ट सिटी मिशन का, जहां पर उन्होंने पिछले 10 साल के जो भी नल पाइप होते हैं उनका जो डाटा लिया, उसमें उन्होंने पाया कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सिटी है जहां पर परमिसिबल लिमिट से भी ज्यादा पानी भेजा जा रहा है, और कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ दैट सिटी है जहां पर शायद महीनों महीनों तक एक एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा है। तो जो वो एरियाज जहाँ पर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पानी जा रहा था, वो कुछ एरियाज थे बहुत हाई प्रोफाइल पीपल ऑफ अहमदाबाद के। तो वहां पर उस डाटा के जरिए इस पूरी चीज को उन्होंने सही करा कि जिन स्लम एरियाज में पानी नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर पानी पहुंचाया गया, और जो एरियाज ज्यादा पानी ले रहे थे पिछले 10 साल की, उन पर पेनल्टी लगाई गई और पानी की कटौती की गई। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में एक और पॉइंट होगा कि स्मार्ट सिटीज आर वेरी जेंडर सेंसिटिव। जेंडर सेंसिटिव हाउ, यहाँ पर हम भोपाल स्मार्ट सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर उन्होंने हर जगह सेंसर वाली स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई है कि जहां पर कभी भी अंधेरा नहीं रहे, यदि कोई वहां पर पहुंचता है सेंसर के जरिए स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएगी, सो ऑलवेज अ वुमेन विल फील सेफ। बहुत सारी स्ट्रीट्स में पैनिक बटन्स लगाए गए हैं जहां पर वो बटन्स में कैमरास इंस्टॉल है कि एक फीमेल के फेशियल एक्सप्रेशन पढ़कर वो पैनिक बटन्स अपने आप दबेंगे और सायरन्स क्रिएट होंगे। तो स्मार्ट सिटीज आर जेंडर सेंसिटिव विच इज ए component ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का ही एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे आजकल जो हमारा हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की हियरिंग भी ऑनलाइन शेड्यूल की जाती है।
तो मान लीजिए कि मैं गरीब आदमी, मेरा हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो बार बार हाई कोर्ट आना जाना ये मेरे को बहुत भारी पड़ सकता है। तो जब से हाई कोर्ट की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू हुई है और साथ ही साथ ऑनलाइन शेड्यूलिंग ऑफ द केसेस चालू हुआ है, तो अब मेरा फिजिकली उन कोर्ट्स में प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं होता है यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट हूँ। तो ये दोनों चीजों को एड्रेस कर रहा है कि पॉवर्टी तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ जस्टिस भी प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पे जस्टिस डिले नहीं हो रहा है। साथ ही जो स्मार्ट सिटी, इट फोकसेस ऑन इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी के भी हमने ऊपर एग्जांपल देखे कि जेंडर सेंसिटिव है, ओल्ड एज सेंसिटिव है। ओल्ड एज सेंसिटिव का एक छोटा सा एग्जांपल है कि जो दिल्ली मेट्रोज है, उन मेट्रोज में हर जगह ओल्ड एज पीपल के लिए सीट्स अलग से लगी हुई है। सो दिस इज और डिसेबल्ड फ्रेंडली है। सो ये सारा इंक्लूसिविटी के हेड के अंदर आएगा। सो ये जो क्वेश्चन है, हमने जो इसका दो पार्ट है कि अर्बन पॉवर्टी कैसे डील करेगा और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे होगा, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में भी हमने 5 से 7 दोनों में देखे और उनके अंदर भी हमने एग्जांपल्स दिए। मतलब एक जो 10 मार्कर का क्वेश्चन है, हमने लगभग इसमें 14 से 15 पॉइंट्स लिख दिए हैं। अब हमसे पूछा नहीं है, बट यदि हमारे पास टाइम है तो हम फिर भी इसके चैलेंजेस लिख सकते हैं कि बट हम इतना प्लान कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी ये चीज करेगा, ये चीज करेगा, इतना फायदा होगा, बट फिर भी कुछ चैलेंजेस है। वो चैलेंजेस कैसे है? सबसे पहला कि यदि स्मार्ट सिटी डाटा पे काम कर रहा है तो व्हाट मतलब अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन अवर डाटा प्राइवेसी। दिस इज द थिंग। उसके पास ये डाटा कहाँ से आ रहा है? इधर फ्रॉम आवर मोबाइल फोन्स, तो हमारी प्राइवेसी कहाँ है? सेकेंड चैलेंजेस जो डिजिटल डिवाइड है अभी भी हमारी सोसाइटी में, एज के बेसिस पे हो गया या अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे डिजिटल डिवाइड है, वो एड्रेस नहीं हुआ है। तो हम कितना भी डाटा ड्रिवन सोसाइटी चला ले, वो उतना ज्यादा आउटपुट नहीं देगा। साथ ही कहीं कहीं तीसरा चैलेंज है कि कहीं कहीं जगह पर या इसमें सोशो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन्स भी हो जाते हैं कि मान लीजिए स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यदि हम देखें तो जो सबसे समाज के गरीब तबके के लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अच्छा स्मार्ट सिटी मिशन नाम की भी कोई चीज है जो हमारे ही फायदे के लिए है, तो पता नहीं होने के कारण, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण यहाँ पर उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। तो हमने कुछ ऐसे 3 4 चैलेंजेस दे दिए, बट फिर हम इसके फिर भी कंक्लूजन में यही चीज लिखेंगे कि दो चैलेंजेस एग्जिस्ट, बट स्मार्ट सिटी मिशन इस अमृत काल में कंप्लीटली जो भारत का गोल है, वेलफेयर सोसाइटी क्रिएट करना और सभी को इक्वलिटी के साथ ट्रीट करना और सोसाइटी में हार्मनी और टॉलरेंस क्रिएट करना, जो गोल है हमारे इंडियन सोसाइटी का, उसको एनकरेज करता है। और शायद आने वाले समय में यदि स्मार्ट सिटी मिशन को फुल एनकरेजमेंट और एंथुसियाज्म के साथ हम फॉलो करेंगे, तो हमारा जो स्मार्ट सिटी मिशन है पूरा इंक्लूसिव तरीके से और सस्टेनेबल तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये पूछ रहा है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ एक ही आउटपुट आया है, वो है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं भी लगता है तो जस्टिफाई योर आंसर। तो इस जो क्वेश्चन में है दो कीवर्ड्स है, पहला है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा कीवर्ड है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। सो व्हाट इज, पहले हम समझेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है societies, economies, people of the world connect with each other through टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत बेसिक सी वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की, कि ग्लोबलाइजेशन मींस इंटरकनेक्टेड ऑफ द इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड पीपल थ्रू टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। अब हम इसको ये ऐसे भी करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, यदि आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में ग्लोबलाइजेशन लिखना है, कि ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स ऑन 3 पिलर्स: टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, है ना, और इट कनेक्ट्स थ्री थ्री एस्पेक्ट्स, दैट इज सोसाइटी, पीपल एंड इकोनॉमीज। तो आप डायग्राम बना के भी ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है। अब जो इसने पूछा है कि डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, तो पहले यदि हम आसान भाषा में देखें तो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर क्या होता है? बहुत छोटी सी बात है कि आज मान लीजिए मैं कोई भी एक सोशल मीडिया ऐप चला रही हूँ, उसमें एक किसी भी चीज का एड आया, एडवर्टाइजमेंट आया,
मान लीजिए एक बॉटल का पानी पीने की बॉटल का एडवर्टाइजमेंट है जो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास दूसरी बॉटल है जिससे मेरी नीड पूरी हो रही है। बट एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ये होगा कि नहीं, मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा है तो अब मेरे अंदर ही इच्छा जागेगी कि सेम बॉटल मुझे भी चाहिए क्योंकि बॉटल का ट्रेंड है। सो दिस इज एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो अब हमें ये बताना है कि क्या ग्लोबलाइजेशन से एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा है। सो इट इज वेरी ट्रू, बढ़ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का ओनली आउटपुट है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो एक पार्ट हमारा रहेगा कि हाँ, इसका आउटपुट है एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। बट दूसरे पार्ट में हम उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ ये एक ही नेगेटिव आउटपुट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के और भी फायदे हैं। सबसे पहला पार्ट हमने इंट्रोडक्शन में ग्लोबलाइजेशन डील कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द पीपल, सोसाइटी एंड इकोनॉमीज थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। अब जब हम इसको देखेंगे, इसको जो हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे कि हाँ ग्लोबलाइजेशन से एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ता है, तो उसके पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ई कॉमर्स, मतलब प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स। और जितना ई कॉमर्स का चल रहा है सोशल मीडिया एप्स पे, मैं सोशल मीडिया ऐप चला रही हूँ और मुझे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है एक पर्टिकुलर शू का या एक पर्टिकुलर ड्रेस का, वहां से आई विल गेट एनकरेज कि नहीं, आई शुड बाय दिस, जबकि आई एम हैविंग ऑलरेडी अ पेयर ऑफ शूज या पेयर ऑफ ड्रेस। तो जरूरत ना होते हुए भी चीजें खरीदना, दिस इज, ये ई कॉमर्स प्रमोट कर रहा है थ्रू सोशल मीडिया एप्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स। सेकेंड इसका है कल्चर, सेकेंड इसका पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन से हाँ एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर बढ़ता है। तो इसका कल्चरल होमोजेनाइजेशन एक सेकेंड पॉइंट है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन का ये मतलब होता है, एग्जांपल से समझते हैं कि जब से इंडिया में स्टारबक्स वाला जो चेन है वो खुला है, कॉफी हर जगह अच्छी मिलती है और शायद बहुत जगह स्टारबक्स से भी अच्छी मिलती होगी। बट हम हर जगह की कॉफी छोड़ के स्टारबक्स में कॉफी पीने जब जाते हैं सारे ही लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम, इट इज नोन एज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। कि एक पर्टिकुलर चीज मोनोपोली क्रिएट करती है और वो ट्रेंड बनता है और हम बाकी के लोग बिना सोचे समझे बस वहीं पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए वॉलमार्ट अगर इंडिया में आता है, तो जो उसके आसपास हल्ला क्रिएट होगा वॉलमार्ट इंडिया में आने का, हम सब लोग वहीं भागेंगे कि वॉलमार्ट आ गया है, वॉलमार्ट से खरीदी करना है, वॉलमार्ट से खरीदी करना है। सो दिस इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अब फिर चाहे हमें वो चीज नहीं भी चाहिए होगी, फिर भी हम वहां जाएंगे और चीजें देखेंगे और भी चीजें नई चार पांच देखेंगे और फिर हम कुछ ना कुछ खरीद के लाएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रमो ई कॉमर्स वाला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन के जरिए पीयर प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ट्रेंड सेटिंग आजकल बहुत चल रहा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, मान लीजिए सेलिब्रिटी ने ये चश्मा पहना है तो इसी डिजाइन का या इसी कंपनी का चश्मा हमारे कुछ आसपास के लोग लाएंगे और फिर हम पर एक पीयर प्रेशर बनेगा कि हमें भी वही चीज करना है। यदि हम वो चश्मा नहीं पहन रहे, मतलब वी आर आउट ऑफ द ग्रुप, वी आर आउटडेटेड पर्सन पीपल, तो हम उस पीयर प्रेशर के अंदर रिलेटिवली डिप्राइव्ड, यानी रिलेटिव डेप्रीवेशन यहाँ पे टर्म आएगी, हम रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील करते हैं कि हम उनसे थोड़े से इंफीरियर हैं। इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन को हटाने के लिए हम कहीं से भी पैसा जोड़ेंगे और वो चश्मा खरीद के लाएंगे। सो दिस इज द रिलेटिव, सो दिस ग्लोबलाइजेशन क्रिएट्स रिलेटिव डेप्रिविएशन एंड पीयर प्रेशर। और जो सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटी ट्रेंड्स चल रहे हैं, हम उनको फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा इरेशनली। सो ये तीन पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट, जो क्रेडिट एंड फाइनेंस सिस्टम आजकल चला है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ये भी कंज्यूमर कल्चर को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ावा दे रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने अमेजन से कुछ चीज खरीदी, मान लीजिए मेरे पास पैसे है ही नहीं बैंक अकाउंट में बिल्कुल भी, मतलब मैं उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ कि मुझे वो चाहिए, और सेम चीज मेरे पास कोई दूसरी है। अब फिर भी वो खरीदने के लिए हमारे पास अमेजन पे लेटर वाला बैलेंस आता है कि आप अभी खरीद लीजिए, आप बाद में पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो क्रेडिट फाइनेंस सिस्टम ई कॉमर्स कंपनीज ने अपना ही खुद का खड़ा कर रखा है, पे लेटर वाली चीजें, तो इसके जरिए और कंज्यूमर कल्चर बढ़ रहा है एग्रेसिवली। तो दिस आर दीज फोर पॉइंट्स। देन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज भी इरोड हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, ट्रेडिशनल वैल्यूज कैसे इरोड हो रहे हैं
कि बीइंग इन इंडिया, क्योंकि हमको इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करना है, तो बीइंग इन इंडिया हम लोग, जैसे मैंने वॉलमार्ट वाली चीज बताई, जैसे मैंने स्टारबक्स वाली चीज बताई, कि जैसे ही कोई भी फॉरेन ब्रांड हमारे यहाँ आता है हम सब उसी के पीछे भागते हैं, और हम खुद में ऐसा फील करते हैं कि यदि हमने स्टारबक्स में जाके कॉफी पी है, हमने वॉलमार्ट से चीजें खरीदी है, हमने जारा से चीजें खरीदी है, हमने ये चीजें खरीदी, तो हम थोड़े से सुपीरियर हो गए। और यदि हम इनमें नहीं जाते मतलब हम इंफीरियर है। तो हम अपनी लोकल चीजों का यूज करने में खुद को इंफीरियर समझ रहे हैं, और इन वेस्टर्न चीजों का यूज करने में खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो इन पॉइंट्स के जरिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट ऑन द अदर साइड, ग्लोबलाइजेशन यदि नहीं हो तो हम बहुत सारी चीजों से पीछे छूटते जाएंगे। इसका एक चीज तो हमें ये दिख गई कि एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर है, बट ग्लोबलाइजेशन के बहुत फायदे भी है। जैसा पहला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी यदि मैं एक छोटा सा होम ग्रोन ब्रांड हूँ, तो मैं अपनी चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने एक क्लोथिंग बिजनेस शुरू किया, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, घर बैठे बैठे मैं वेस्टर्न डिजाइन बनाकर उनको बाहर के मार्केट्स में बेच सकती हूँ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन का ही ये रिजल्ट था कि जब 1991 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो हमें लोन्स मिले और बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए, तभी उसी के बाद भी बिकेम ए स्टेबल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा है, कल्चरल डिफ्यूजन। यानी जैसे हमने बोला कि जब वॉलमार्ट और स्टारबक्स यहाँ आता है तो हम उसके पीछे भागते हैं, बट हमारे यहाँ की चीजें भी वहां जाती है ना। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि महेश्वरी साड़ीज, बाग प्रिंट्स और जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सब फॉरेन मार्केट्स में भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। सो कल्चरल डिफ्यूजन हो रहा है। एग्जाम्पल, जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी फॉरेन लीडर्स आते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको जो गिफ्ट्स देते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे भारत के ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, ताकि जिससे वो चीजें वर्ल्ड स्टेज और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आए और उसकी डिमांड्स बढ़े। इसी की वजह से थर्ड पॉइंट की, हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एग्जाम्पल, जब से वर्ली आर्ट को यूनेस्को हेरिटेज वाला स्टेटस मिला है, वर्ली आर्ट और वर्ली प्रिंट की चीजों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो जो कम्युनिटीज वर्ली आर्ट प्रैक्टिस कर रही है आज भी, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है। सो दिस इज द थिंग कि ये तीन फायदे हमने देखे अभी ग्लोबलाइजेशन के क्या है। उसके बाद चौथा फायदा कि शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हमारे यहाँ का यूपीआई नेबरिंग कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है ना। सो दिस इज द थिंग कि हम इंडिया की चीजें भी बाहर पहुंचा रहे हैं, तो शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड। और कहीं पे यानी टेक्नोलॉजी की कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो रही होगी तो इंडिया उसको अडॉप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑस्ट्रेलिया से डीप स्पेस कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी सीखी, हमने साउथ कोरिया से रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी सीखी, स्पेस रोबोट्स की। सो दिस इज द थिंग कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, हम उसको शेयर कर सकते हैं, हम उसको नर्चर कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ इज इट प्रमोटिंग द एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। और जब हमने देखा कि सिर्फ ये एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर प्रमोट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी पॉजिटिव चीजें भी प्रमोट कर रहा है। कल्चरल डिफ्यूजन में हम ये चीजें डाल सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो फिल्म है, जैसे मान लीजिए बाहुबली वाली फिल्म, वो चाइना में कितनी पसंद की गई थी, हमारे यहाँ की दंगल फिल्म चाइना में कितनी पसंद की गई थी, तो हमारे जो एक्टर्स है उनको शायद आगे जाके वहां पर किन्हीं चीजों में रोल मिले, तो कल्चरल डिफ्यूजन हो रहा है। जब उन्होंने हमारे यहाँ की बाहुबली फिल्म देखी तो उन्होंने देखा होगा कि इंडिया का एंशियंट कल्चर कैसा रहा होगा। सो दिस इज द थिंग। फिर साथ ही हमारे स्टूडेंट एक्सचेंजेस होते ग्लोबलाइजेशन के जरिए, कि हमारे कुछ बच्चे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत वहां जाते हैं, वहां के बच्चे यहाँ आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जो हमारा आईएएस एंड आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहां पर भूटान नेपाल के बच्चे आकर ट्रेन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की इमेज भूटानीज एंड नेपालीज की आंखों में और ज्यादा बढ़ाता है कि वी ट्रेन देम ऑन आवर एक्सपेंसेस। एवरी ईयर वी कॉल लगभग 10 से 12 कैंडिडेट्स वहां से, जो वहां से डिजर्विंग हो, आईएएस
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस के कैंडिडेट्स भूटान और नेपाल के आते हैं और हम उन्हें यहाँ पे ट्रेन करते हैं। ये एक एक्सचेंज हुआ, यानी डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस है ये। ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं यदि एक नुकसान दे रहा है तो बहुत सारे फायदे भी दे रहा है। तो हम इनका कंक्लूजन यही कर सकते हैं कि द टुडेज वर्ल्ड इज अ कनेक्टेड वर्ल्ड एंड वी कांट इमेजिन टुडेज वर्ल्ड विदाउट बीइंग अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन हर रग रग में बसा हुआ है आज। रग रग में ये बसा हुआ है कि यदि मान लीजिए कि अम, अ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अमेरिका के कोई प्रेसिडेंट यदि कोई बात बोलते हैं तो वो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करेगी। हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर यदि कोई बात बोलते हैं तो पूरा वर्ल्ड उस पर चर्चा करेगा। सो वी लिव इन अ ग्लोबलाइज इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड। और जहां पर ग्लोबलाइजेशन के नुकसान है तो वहाँ फायदे भी हैं। एंड सो वी नीड टू रैशनली यूटिलाइज दी वर्ल्ड, द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इन विच वी लिव टू अवर best possible advantages. So this will be its conclusion. अब थर्ड क्वेश्चन है जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्कर। डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन? सो ट्राइबल डेवलपमेंट ये बोल रहा है कि क्या भारत में जो ट्राइबल डेवलपमेंट है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन, यानी ट्राइब्स को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रिहेबिलिटेट कर दिया, सिर्फ इसी के आसपास घूमता है क्या? ये डायरेक्टली अमर्त्य सेन का जो एक स्टेटमेंट है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ट्राइबल शुड बी गिवन होलिस्टिक डेवलपमेंट, उससे उठ के आया है। हम इसको डील करेंगे। तो यहाँ पर जो मेन कीवर्ड्स क्या है कि ट्राइबल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। पहले हम दिखाएंगे कि हाँ, भारत में कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर जिसकी वजह से ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, जिससे ट्राइबल डेवलपमेंट भी होता है। पर भारत में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन ही ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं है, उसके अलावा हमारे यहाँ का ट्राइबल डेवलपमेंट मल्टी फेसेटेड एंड मल्टी सेंटर्ड है। पहला पार्ट हम क्वेश्चन का डील करेंगे कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन है, बट दूसरे पार्ट में हम जाएंगे कि नहीं, इसके अलावा भी चीजें हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, जैसे डाटास भी हम इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि इंडिया इज द होम टू द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर अफ्रीका, विच इज सेंटर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न, स्पेशली सेंटर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न इंडिया। आप यहाँ पे इंडिया का एक छोटा सा मैप भी बना सकते हो जहां पर आप दिखा सको कि ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, और थोड़ा सा एरो करके आप बता सकते हैं कि मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नागा पॉपुलेशन है, मिजो पॉपुलेशन है, मेइती पॉपुलेशन है, और सेंट्रल इंडिया में गौंड ट्राइब से, भील ट्राइब से, बैगा ट्राइब से। आप ऐसे एक छोटा सा मैप बना सकते हैं और उसको आप ऐसे लेबल कर सकते हैं। अब जो हमारा पहला पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन वाला, तो हाँ, ऐसा भारत में होता है। डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है ट्राइब्स का? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए पहला पॉइंट हो गया है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में सबसे रीसेंट एग्जांपल सरदार सरोवर डैम का। जब सरदार सरोवर डैम के लिए नर्मदा का पानी लाना था तो उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हुआ। साथ ही उनका रिहेबिलिटेशन भी हुआ जहां पर उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिली। जैसे जो केवड़िया विलेज है गुजरात का, जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, वहां पर इन डिस्प्लेस्ड ट्राइब्स को रिहेबिलिटेट किया गया, जहां उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिली। क्योंकि हर जब भी हम स्टेच्यू ऑफ यूनिटी घूमने जाएंगे तो उसके आसपास का जो इकोनॉमिक मार्केट है, हम उसमें मान लीजिए आसपास कुछ खाने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स, हम वहां पर खाना खाएंगे, रुकने के होटल्स हैं, हम वहां पर रुकेंगे, कुछ भी फन एक्टिविटीज है या एडवेंचर एक्टिविटीज है, हम वो करेंगे। तो उन ट्राइबल्स को वहां रिहेबिलिटेट किया गया और सरकार से मदद दी गई कि आप ये सारी चीजें स्टैब्लिश कीजिए, कि आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आप एडवेंचर एक्टिविटीज स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको फाइनेंशियली हेल्प किया इस चीज में। सबसे पहला ये डिस्प्लेसमेंट वाला कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट हमने सरदार सरोवर डैम का देखा। दूसरा रीजन होता है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का, माइनिंग। माइनिंग के लिए एक एग्जांपल है कि बॉक्साइट माइनिंग नियामगिरी हिल्स में होती है, जहाँ पे डोंगरी, बहुत फेमस एग्जांपल है नियामगिरी हिल्स की बॉक्साइट माइनिंग के लिए, वहां की डोंगरी टाइप ट्राइब्स
को डिस्प्लेस किया गया था वहां से। फिर उनको रिहेबिलिटेट भी किया गया, जिसमें कुछ फंड्स का यूज करके वो जो ट्राइब्स के जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में वो फंड लगाया गया। और उसी ट्राइब के जो एक ऐसा परसेंटेज डिसाइड किया गया कि उस माइनिंग एक्टिविटीज में जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो 40% मान लीजिए उस पर्टिकुलर ट्राइब से ही वहां पर लोग जाएंगे माइनिंग करने के लिए। तो डिस्प्लेस हुए और रिहेबिलिटेट भी वो ट्राइब हुई। देन तीसरा कारण होता है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट का, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आज कोई ट्राइबल एरिया है, यदि आज सरकार उस ट्राइबल एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर देती तो वहां से ट्राइब्स डिस्प्लेस होगी। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, उसमें से बैगा ट्राइब्स को डिस्प्लेस किया गया था, क्योंकि जैसे उसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वहां पे बैगा कम्युनिटी रहती थी, वो पूरी डिस्प्लेस कर दी गई थी। तो हाँ, इन चीजों से ये प्रूफ होता है कि जो इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन के आसपास सेंटर करता है। बट सो we have already discussed that part ki yes, the tribal development in India is focused or centered on the displacement and rehabilitation. Now the second part is remaining to be discussed ki only this only rehabilitation या displacement is not the key factor in tribal development. Today's tribal development in India is multifaceted and multi-centered and multidimensional. सबसे पहला एग्जाम्पल, एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। वी हैव एकलव्य schools for the tribal students, where tribal students are given quality education in very cheap rates. I'll say no rates, like there is no such a fee there. And there in eklavya model schools, the skill development is also focused on, and vocational training is also given to certain to tribal students. Second is apprehentism, a thing where if यदि कोई ट्राइबल कम्युनिटी है वो हिस्टोरिकली कोई काम करती आ रही, फॉर एग्जाम्पल वर्ली आर्ट का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कोई ट्राइबल कम्युनिटी वर्ली आर्ट प्रैक्टिस करती आ रही है, तो अब उनके बच्चों में भी हम वो वोकेशनल ट्रेनिंग डालेंगे कि वो स्किल डेवलपमेंट होए और वर्ली आर्ट उन्हें भी प्रैक्टिस करते आए, और अब से वो वर्ली आर्ट प्रैक्टिस करना ही नहीं सीखे बल्कि इंटरनेशनल स्टेज पर उसको पहुंचाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होल ट्राइब एज अ कम्युनिटी पॉसिबल हो सके। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा यहाँ पर कि मल्टी डायमेंशनल कैसे ट्राइबल डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट इज द पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। इसका एग्जांपल पेसा एक्ट। पेसा एक्ट यानी जो पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट है, उसके जरिए ट्राइबल एरियाज में भी पंचायत गई है और वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, और साथ ही साथ वहां पर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो रहा है कि उस लेवल से हमारे पास ऊपर तक समस्याएं उठ के आएगी कि पर्टिकुलरली ग्राउंड लेवल पर क्या क्या समस्याएं समस्याएं चल रही है। और इवेंचुअली वो समस्याएं पार्लियामेंट, विच इज द हाईएस्ट बॉडी इन द कंट्री, वहां पर उठ के आएगी कि पर्टिकुलर क्या क्या समस्याएं फोकस कर रहे हैं हमारे ट्राइबल्स। थर्ड पॉइंट है ट्राइबल डेवलपमेंट में कल्चरल प्रिजर्वेशन। कल्चरल प्रिजर्वेशन मतलब आज भी गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो ट्राइबल्स की पर्टिकुलर ट्राइब की कोई मान लीजिए भाषा है, कोई आर्ट है, कोई टेक्निक है कुछ काम करने की, उसको प्रिजर्व करके रखती है। और ये तो हमारे संविधान का आर्टिकल 29 भी बोलता है कि लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज की पर्टिकुलर चीजों को प्रिजर्व करना हमारा कर्तव्य है। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया। फोर्थ पॉइंट है, हम ट्राइबल की हेल्थ पर बहुत ज्यादा, ट्राइब्स की हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके दो एग्जाम्पल, आदिवासी विकास योजना जो कि ट्राइबल हेल्थ स्कीम है, हमने वो लॉन्च कर रखी है सेंट्रल लेवल पे, और फिर पर्टिकुलर जो स्टेट लेवल से वो अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे झारखंड की जो ट्राइब है वहां पर उस ट्राइब में झारखंड की सारी ट्राइब्स में सिकल सेल अनेमिया
वाली जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा परसेंटेज में। तो सिकल सेल अनीमिया मिशन करके हमने एक मिशन लॉन्च किया गया है, जहां पर हम झारखंड की वो पर्टिकुलर ट्राइब पे हम फोकस करेंगे और उसमें परसेंटेज डाउन करेंगे सिकल सेल अनीमिया का। जो हमारे प्रेसिडेंट ने टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया था, उस टीबी मुक्त भारत अभियान का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन। बिकॉज ट्राइबल पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज की कमी है, हेल्थ सेंटर्स की अवेलेबिलिटी की कमी है। तो उसमें एक ये कंपोनेंट था कि जो भी ट्राइबल विलेज, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में, यदि आई एम कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग अ ट्राइबल विलेज जहां पर टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को बहुत प्रमोट किया गया कि इफ यू आर कैपेबल, आप यदि कोई ग्रुप में या पर्टिकुलरली कैपेबल है तो आप ट्राइबल विलेजेस को अडॉप्ट करो जहां पर टीबी के केसेस बहुत ज्यादा है। सो ऐसे हम हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं ट्राइब्स की। Then we are focusing on generating the income opportunities of tribal people। हम उसके लिए पहले वाला एग्जांपल ले सकते हैं, इनकम अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्राइबल पीपल। जो भी रिसेंटली वर्ल्डली आर्ट को यूनेस्को हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज वाला जो स्टेटस मिला है, तो वहां से इनकम अपॉर्चुनिटीज ऑफ द पीपल हु प्रैक्टिस वर्ली आर्ट वो इंक्रीज हुआ है। साथ ही हम इसका एक और कंपोनेंट है, हम बहुत जेंडर जस्टिस पे बिलीव कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज में। जैसे जो ट्राइबल, इसका एग्जांपल के लिए ट्राइबल स्टेट्स है इंडिया के, लाइक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यदि मैं मध्य प्रदेश का एग्जांपल दूं तो वहां पर एक स्टेट रन स्कीम चलती, स्कीम वहां पे ये पॉलिसी है कि यदि आप एक रेसिडेंशियल हाउस ले रहे हैं एक ट्राइबल वीमेन के नाम पे, यदि कोई ट्राइबल फैमिली रेसिडेंशियल हाउस लेती है उस घर की विमेन के नाम पर, तो जो रजिस्ट्री का जितना भी खर्चा है वो सिर्फ 50% लगेगा, यानी रजिस्ट्री फीस 50% हो जाएगी। तो विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर जस्टिस पर हम इस जगह पर भी फोकस कर रहे हैं ट्राइब्स के अंदर, ट्राइब्स में। सो दिस आर दी पॉइंट्स की जहां पर हमने देखा कि भारत में ट्राइबल डेवलपमेंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन पर ही फोकस नहीं है, बल्कि इट इज मल्टी डायमेंशनल, जहाँ पर हम एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड जेंडर जस्टिस, इनकम अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं। सो देखते देखते इस आंसर के एक्सप्लेनेशन में पता नहीं चलेगा, बट यदि हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे तो इसमें भी 15 से 20 पॉइंट्स हमने बोल दिए। और साथ ही हम इसका कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन सोसाइटी का। इंडियन सोसाइटी को उसका टेस्ट उसके ट्राइबल कम्युनिटीज से मिलता है। सो इट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द गवर्नमेंट बट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कंजर्व, टू प्रिजर्व एंड टू नर्चर द ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल लैंग्वेज इन इंडिया। सो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, आई एम माही शर्मा एंड आज हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में तीन क्वेश्चंस इंडियन सोसाइटी के डिस्कस करे थे 2025 GS1 के पेपर के। आज हम इस वीडियो में उससे आगे के 2025 के GS1 के पेपर के बचे हुए तीन क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ethos ऑफ सिविल सर्विस in India stand for the combination of professionalism with nationalistic consciousness, elucidate। अभी क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जो भी इंडिया में सिविल सर्विसेज के एथोज है वो प्रोफेशनलिज्म प्लस नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस दोनों के पैरामीटर्स पे बहुत बखूबी स्टैंड करते हैं। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का ये मतलब होता है कि आपको बहुत डिटेल्ड वे में समझाना है, प्लस साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी उसके देना है। तो इसका पहला सबसे कीवर्ड क्या होगा, द इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इथोस क्या क्या है सिविल सर्विसेज के? इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म इज द सेकेंड कीवर्ड, with nationalistic consciousness, nationalistic consciousness is the third keyword। so जब हम इस मेन चीज जो इस क्वेश्चन के बॉडी में रहेगी, हम आज खासकर बॉडी बॉडी डिस्कस करेंगे कि क्या बॉडी में लिखा जाना चाहिए, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बनाना सीख जाते हैं हम। तो बॉडी में इसकी क्या आएगा, पहली बात हमको डील करना है व्हाट आर द इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब भारत में सिविल सर्विसेज किन किन इथोस, किन किन प्रिंसिपल्स पे काम करती है।
तो सबसे पहला ईथो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। जैसे यूपीएससी जो बॉडी है बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस्ड तरीके से सिलेक्ट करता है कैंडिडेट्स को, तो सबसे पहला ईथो हो गया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। दूसरा ईथो हो गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी एग्जांपल दूं कि रिजल्ट आता है, सबको पता चलता है कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, किसके क्या नंबर है किसके क्या नंबर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंसी का कि आज जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनको अपने जितने भी रिकॉर्ड्स है जो कि सेंसेशनल रिकॉर्ड्स नहीं है या कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना पड़ता है कि हमने पिछले साल में हमारे ऑफिस ने ये खरीदी की। यदि कोई भी पूछता है कि इस पर्टिकुलर ऑफिस का खर्चा क्या रहा पिछले साल का, तो उन्हें ये चीजें बतानी पड़ेगी, तो ट्रांसपेरेंसी। तीसरा इथो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही से एग्जाम्पल देखेंगे कि पब्लिक ग्रीवियांस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि मान लीजिए आज 3 दिन हो गए मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं जाऊंगी हमारे यहाँ के जो भी कंसर्न ऑफिस है उसमें जाके बोलूंगी कि हमारे यहाँ का पानी क्यों क्यों बंद है। तो वो ऑब्लाइज्ड है उस ऑफिस के ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट है मुझे जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड ईथम। पांचवा इथो है न्यूट्रलिटी। हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, सिविल सर्वेंट्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें न्यूट्रलिटी सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। न्यूट्रलिटी का मतलब ये फ्री ऑफ ऑल दी बाइसेस। आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आप किस कास्ट से आते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, किस रीजन से आते हैं, किस एज ग्रुप से आते हैं, ये सारे बाइसेस आपको हटाना है। यदि आप एक अथॉरिटेटिव पोजिशन पे बैठे हैं और आपके सामने दो पक्ष है, जिसमें मान लीजिए जो गलत पक्ष है वो आप ही की कास्ट या कम्युनिटी रिलीजन या रीजन का है, बट आपको न्यूट्रल होके यहाँ पे निर्णय लेना है कि कौन सही है और कौन गलत है। पांचवा इथो होता है आजकल एक ही नया एक पॉइंट एड हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज तक ऐसा माना जाता था भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत इनडिफरेंट है लोकल या पुअर पीपल के इश्यूज से। तो हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में एक नया मॉड्यूल भी ऐड हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि योर इमोशंस शुड आल्सो कम इनटू प्ले व्हेन यू टेक डिसीजंस, बट दिस इमोशंस शुड बी वेरी रैशनल। सो ये 5 इथोज है सिविल सर्विसेज के। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हो गया कंपैशन का इथो हमें सिखाया जाता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ट्रूथफुलनेस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये। अब नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस क्या है? इन इथोस को ध्यान में रख के हम किस नेशनलिस्टिक प्रिंसिपल या वैल्यू को बढ़ावा देते हैं? यूनिटी पहला। दूसरा इक्विलिटी। जैसे यदि हम न्यूट्रलिटी के साथ निर्णय लेंगे तो इक्विलिटी फैलेगी कि कोई किसी भी कास्ट का हो, हम न्यूट्रलिटी के साथ निर्णय लेंगे और सभी के लिए इक्वल पनिशमेंट्स होंगे, सभी के लिए इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। तीसरा नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस हमारा है वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। यदि हम कंपैशन के साथ काम करेंगे तो वेलफेयर ऑफ द पीपल रहेगा, अकाउंटेबिलिटी हमारी रहेगी तो वेलफेयर होगा पीपल का, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो धोखाधड़ी कम होगी, इकोनॉमिक फ्रॉड्स कम होंगे, तो एट द एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल इंकरेज हुआ होगा। चौथा नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करके हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल इक्वलिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट कब आएगा? जब जो डिसीजन टेकिंग चीज है वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस जुड़ेगा, वहां पे न्यूट्रलिटी जुड़ेगी, वहां पे बेसिक इथोस ऑफ द लोकल पीपल जुड़ेंगे। तो ये है हमारे 4 नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार से जो सिविल सर्वेंट्स के इथोस है वो एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है प्रोफेशनलिज्म और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस का। तो यहाँ पे हमने इथोस देख लिया, नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस देख लिया, व्हाट इज प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में भी ऐसे कुछ 4 पॉइंट्स रहेंगे, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, टाइम बाउंड एक्शंस, प्रोबिटी। टाइम बाउंड एक्शंस मीन्स पंचुअलिटी हो गया, प्रोबिटी, न्यूट्रलिटी, कंपैशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब हमें बताना है कि कैसे कॉम्बिनेशंस हैं। अब हम कुछ ऑफिसर्स के एग्जांपल से हम कॉम्बिनेशंस ढूंढेंगे। तो सबसे पहला, यदि मैं कंपैशन जो कि एक प्रोफेशनल ईथो है, कंपैशन प्लस वेलफेयर, वेलफेयर जो कि एक नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस है, उन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो एक बड़ा एग्जाम्पल बाहर आता है आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर का, जिन्होंने एक रात में खुद उस काम में इन्वॉल्व होके और लोकल सिटीजन्स की मदद लेके एक रोड बना दिया था जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक बहुत रिमोट एरिया को मेन सिटी से जोड़ जोड़ रहा था, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लोगों की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। तो आर्मस्ट्रॉन्ग पामेसा का कंपेशन था उन लोगों की तरफ और उनका आइडिया था वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जब ये दो इथोस मिले तो एक अच्छा काम हुआ। दूसरा, व्हेन न्यूट्रलिटी प्लस
इक्वालिटी आती है, या न्यूट्रलिटी प्लस वेलफेयर ऑफ द पीपल आता है। तो इसका एग्जाम्पल है रैशनल रिसोर्स अलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जितना भी सरकार से राशन का सामान आता है, वो कभी भी ये देख के नहीं बांटा जाता है कि इस कास्ट के आदमी को इतना सामान देना है, इस रिलीजन के आदमी को कम सामान देना है। तो न्यूट्रलिटी प्लस वेलफेयर ऑफ द पीपल इज इक्वल टू रैशनल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे पीएम गरीब कल्याण योजना बोल सकते हैं आप। यहाँ पे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी विच इज अ प्रोफेशनल ईथो प्लस फाइंडिंग इकोनॉमिक फ्रॉड्स विच इज अ नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो जब ट्रांसपेरेंसी प्लस द मोटिवेशन टू फाइंड या टू स्टॉप द इकोनॉमिक फ्रॉड्स आया, तब हमने जैम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का इनोवेशन हुआ। टेंडर पासिंग का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बना, जिसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन ऑफ दी वेंडर्स किया जाता है। सो ये एक एग्जांपल हो गया। जब हम एक इनोवेशन जो कि प्रोफेशनल ईथो है उसको साथ में रखते हैं नेशन बिल्डिंग के, इनोवेशन प्लस नेशन बिल्डिंग, इन दोनों को जब हमने साथ में मिलाया तो एक डिजिटल इंडिया मिशन क्रिएट हो गया, जहाँ पे इनोवेशन कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं, और यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द यूथ हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ हो रहा है। तो इन दोनों को जब मिलाया तो एक नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन खड़ा हो गया। जब कंपैशन और वेलफेयर ऑफ द पीपल को मिलाया गया, या मैं बोलूँ कंपैशन और इक्विलिटी को मिलाया गया, तो कुछ ऐसी स्कीम्स आई जैसे स्वनिधि। स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है वो स्कीम्स है कि इन्हें भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते रहे। तब जब कंपैशन और इक्विलिटी को, या कंपैशन या प्लस वेलफेयर ऑफ द पीपल को मिलाया गया, तो एक एक्ट पास हुआ, द प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट। तो ये कंपैशन प्लस इक्विलिटी का रिजल्ट था। तो इस वे में जो सिविल सर्विसेज के ईथोस है वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, प्रोफेशनलिज्म and nationalistic consciousness, which results into the welfare of the people, the development of the nation in all the terms, which is economic development, social development, political development, and most important cultural and human development. So ये इसका conclusion हो सकता है। बट इसमें भी आज हम बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। जो चैलेंजेस के रीजन क्या है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कि पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में आके न्यूट्रलिटी खत्म करनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, रेप्टेपिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे बिकॉज फाइलें पड़ी ही रहती है, वीकनिंग ऑफ द मॉरल वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल, कि मेरे अंदर की जो मॉरल वैल्यूज है वही कमजोर पड़ेगी, तो मुझे कितना ही अपनी ट्रेनिंग में सिखा दिया जाए, मान लीजिए कि व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, बट अगर मेरी मॉरल वैल्यूज कमजोर है तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा गलत कामों में। तो वीकनिंग ऑफ द मॉरल वैल्यूज अ थर्ड चैलेंज। देन फोर्थ चैलेंज इज द लो इनोवेशन। हम हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि ये प्रोसेस ही, इसे फॉलो करना और वही आउटकम आएगा। इफ अब जब तक हम इनोवेशन पर ध्यान नहीं देंगे, इनोवेशन पर ध्यान देने के लिए हमको प्रोसेस से थोड़ा सा अलग हटना पड़ता है। तो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी में प्रोसेस ओरिएंटेड चीजें बहुत है, आउटकम ओरिएंटेड चीज है थोड़ी सी कम है, जहां पर हमें ध्यान देना है। तो ये कुछ चार चैलेंजेस है, बट फिर भी हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हमारा यही मोटिव है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, इक्विलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज given that there are health concerns in modern society? Illustrate your answer with Indian experience। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें पता है कि फास्ट फूड का बहुत बड़े बड़े हेल्थ कंसर्न है फास्ट फूड कंज्यूम करने के, ये जानते हुए भी आज फास्ट फूड इंडस्ट्रीज इतनी हाई पेस पे कैसे बढ़ रही है। आपको इस आपके इस आंसर को इलस्ट्रेट करना है। इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, giving examples and giving challenges also, and welfare, sorry, way forward also। और इसको आपको इंडियन सिनेरियो में आपको इसको एक समझना है और समझाना है एग्जामिनर को। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि रीसेंट ईयर्स में फास्ट फूड इंडस्ट्री का ग्रोइंग पेस क्या है इंडिया में। at this moment I don't know the percentage value, but you can google it and find it ki, for example, since last 5 years the fast food industry in India has been growing by x percentage, and it is employing it a number of people। You can do this abhi I don't know the exact number, that's why I'm not quoting the data। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि why fast food industries are growing in India।
अभी हम थोड़ा जनरल बात करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो। बाद में जाके हम पर्टिकुलरली इंडिया का भी केस लेंगे कि हम देखेंगे वहां पर ऐसा क्यों होता है। तो जनरल फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, एग्रेसिव कंज्यूमरिज्म या एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, है ना, कि हमें जो चीजें दिखती है हमें वो चाहिए। स्टारबक्स की कॉफी का हम फिर से एग्जांपल लेंगे, एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, और विच इज अ फास्ट फूड आइटम, है ना। तो एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, इसका कारण फास्ट फूड इंडस्ट्रीज का, कि मैकडोनल्ड्स आज यहाँ पे आके खुल गए हैं, डोमिनोज आज यहाँ पे आके खुल गए हैं, दिस। तीसरा इसका रीजन है डबल वर्किंग फैमिलीज, डबल शिफ्टिंग फैमिलीज, मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं। तो वहां पर जो हेल्दी फूड, जो कुकिंग होता है घर पे, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दे टेंड टू कंज्यूम फास्ट फूड, दिस इज द थिंग। और जब ऐसे घर में यदि कोई बच्चे हैं, तो उनको बचपन से फास्ट फूड खाने की ही आदत पड़ती है, जस्ट बिकॉज जो घर में खाना बनाना है, ईदर ऑफ द पेरेंट जो भी खाना बनाएंगे, उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है मैनेज करना, तो परफेक्ट बैलेंस ऑफ द लाइफ नहीं आ पाता है, तो वो फास्ट फूड की तरफ ही जाते हैं खाना खाने। फिर तीसरा रीजन है अवर्जन टू हार्ड वर्क फॉर कुकिंग, बिकॉज यू नो कुकिंग डिमांड्स हार्ड वर्क, प्रिपरेशन ऑफ एवरीथिंग, देन टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब टेस्ट मुताबिक होना चाहिए। सो इन सब से हम अवॉइड करते हैं कि यदि आज मुझे भूख लग रही है, तो मैं 1 घंटा कुकिंग करने से अच्छा है मैं कुछ भी स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर दूं। तो इसका फोर्थ रीजन ये भी है, क्विक कॉमर्स या ई कॉमर्स, सॉरी, क्विक कॉमर्स जो बड़ा है, स्विगी जोमेटो, जो आप एकदम ऑर्डर करते हो और एकदम से आपके घर पे पहुंच जाता है। सो इसका फोर्थ रीजन ये भी है। फिफ्थ रीजन है एडवर्टाइजमेंट ऑफ दीज फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ऑन वेरी हाई स्केल, सेलिब्रिटीज के थ्रू एडवर्टाइज कराए जाते हैं। जो सेलिब्रिटीज खुद बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, वो बहुत न्यूट्रिशन लेस फूड का एडवर्टाइज करते हैं, नूडल्स का, चॉकलेट्स का, इन सब का। सो वो ट्रेंड है कि सेलिब्रिटी जो करते हैं वो चीज सही है, तो हम भी वो फॉलो करेंगे। इसका सिक्स रीजन है अर्बनाइजेशन एंड द टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट जो हमने पहले देखा, कि समय कम है, दो फैमिली में दोनों ही पेरेंट काम करते हैं, तो खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता है किसी एक पेरेंट को। तो अर्बनाइजेशन एंड द टाइम कंस्ट्रेंट। देन इसका नेक्स्ट रीजन है फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो करने का, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी का मैं बताऊं, जैसे एग्जांपल दूंगी, एक्सेसिबल है, मोबाइल में स्विगी खोला, जोमेटो खोला, ऑर्डर कर दिया। अफोर्डेबिलिटी ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट है, ₹99 में गेट अ फुल कॉम्बो मील, ₹189 में गेट दिस कॉम्बो मील प्लस वन पेप्सी कोक। सो अफोर्डेबल प्राइजेस पे रखे जाती है ये चीजें, और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट रहते हैं इनमें। फिर जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन का हमने रीजन देखा था, उसमें हमने देखा था कि मैकडोनल्ड्स यहाँ आ गया है। अब मैकडोनल्ड्स ने हमारे इंडियन टेस्ट को अपना लिया है। मैक आलू टिक्की करके जो है वो चीज कर दी, डोमिनोज के पिज्जाज में इंडियन पिज्जाज आ गए, पनीर पिज्जा आ गया। सो वो दे आर अंडरस्टैंडिंग द सोशल कल्चरल पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटी, एंड देन वो उसको अपने मेन्यूज में ला रहे हैं। सो इंडिया में ये कारण है फास्ट फूड इंडस्ट्रीज ग्रो करने का। अब इससे हेल्थ कंसर्न्स क्या क्या है, क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स का भी क्वेश्चन है। फास्ट फूड इंडस्ट्री से बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम। इंडिया इज द लीडर इन हैविंग टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स। टाइप 2 डायबिटीज होती है लाइफस्टाइल और फूड की वजह से। सो बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का प्रॉब्लम, हाई शुगर लेवल्स के प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेस बढ़ रही है, इवन ब्रीथिंग डिसीजेस इससे बढ़ती है, किडनी डिसीजेस बढ़ रही है, जिस बिकॉज कुछ कुछ चीजों में बीट सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा ड्रिंक्स जो आते हैं, उनमें जो केमिकल्स है विच दैट आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब ये जानते हुए भी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फिर भी हम क्यों फास्ट फूड चीजें अपनाते हैं? पहला रीजन, टेस्ट एंड फ्लेवर। घर का खाना सादा हमें पसंद नहीं आता, हमें बाहर का तीखा और अच्छा टेस्टी खाना पसंद आता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, टेंडिंग टुवर्ड्स टेस्ट एंड फ्लेवर। दूसरा रीजन, अर्बन कल्चर प्लस रिलेटिव डेप्रिवेशन। जैसे मान लीजिए हम एक ग्रुप में बैठे हुए, 10 लोगों का, 9 लोग बात कर रहे हैं वहां का मैकडोनल्ड्स का ये बहुत अच्छा है, डोमिनोज का ये बहुत अच्छा है। एक मैं इंसान हूँ जो घर का सादा खाना खाती हूँ, तो आई विल फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड कि मुझे ये चीजें करने का मौका नहीं मिला, मुझे ऐसी बड़ी बड़ी जगह जानने का, जाकर खाने का मौका नहीं मिला। तो आई विल फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड। और फिर अर्बनाइजेशन का कल्चर है, जिसके चलते मुझे इजीली एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा, एंड गो एंड ईट दैट।
तीसरा रीजन ये कि ये जो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स है, फास्ट फूड चीजें है, ये खुद को ऐसे शो करते हैं कि इनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिम्का का एड, कि आप लिम्का पियो और तरोताजा हो जाओ, जबकि इट इज नॉट ट्रू। लिम्का पीने से कोई तरोताजा नहीं होगा। इससे ज्यादा, इससे अच्छा आप एक नींबू पानी पी लीजिए अपने घर पे बना के, आप उससे एकदम फ्रेश फील करेंगे। तो इनके एड्स के लिम्का पीजिए तरोताजा हो जाइए, हॉर्लिक्स पीजिए हाइट गेन कीजिए, ये पर्टिकुलर चीज पाइए ताकत गेन कीजिए, ये चीज तो ये खुद को एडवर्टाइजमेंट में ऐसा शो करते हैं कि हम बहुत न्यूट्रिशियस है। सो दीज आर द थ्री रीजंस बिकॉज ऑफ विच हमें पता होते हुए भी कि ये चीजें, फास्ट फूड इंडस्ट्री, फास्ट फूड प्रोडक्ट्स हेल्थ कंसर्न्स क्रिएट करते हैं, फिर भी हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। अब पर्टिकुलर केस लेते हैं कि इंडिया में क्यों ग्रो कर रही है फास्ट फूड इंडस्ट्री। पहला, मार्केट एक्सपांशन एंड पॉपुलेशन। इंडिया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इंडिया का मार्केट भी बढ़ रहा है। जहां पर मार्केट बढ़ेगा वहां पर कंपनीज आकर सेटल होगी। और साथ ही हमारे यहाँ पे लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज है, तो बहुत आसानी से कंपनीज आके सेटल हो जाती है। दूसरा रीजन, मेन्यू लोकलाइजेशन। जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया का सोशो कल्चरल पैटर्न समझा, उन्होंने देखा इंडियन पीपल को कैसा टेस्ट पसंद है। वैसे ही जो पिज्जा इटालियन हुआ करता था, अब उन्होंने इंडियन पिज्जा बना दिया है, पनीर पिज्जा हो गया। जो मैकडोनल्ड्स बाहर की चीजें बनाता था, उन्होंने अब आलू टिक्की बनाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने ये चीजें समझी कि भारत के लोगों को कैसा स्वाद पसंद आएगा, और वो स्वाद उन्होंने अपने मेन्यू में डाल दिया है। तीसरा रीजन है इंडियन सोसाइटी में ये बढ़ने का, कि अभी तक इंडियन सोसाइटी में ये माना जाता है कुकिंग इज वुमेन्स थिंग, औरतों का काम है खाना पकाना। अब जब औरतों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ा, और वो आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे चोज टू वर्क आउटसाइड द होम, सो women आर ऑल्सो वर्किंग, men आर ऑल्सो वर्किंग। तो टाइम कंस्ट्रेंट हुआ कि खाना कौन बनाएगा और खाना कैसे बनेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस, बोथ मैन एंड women एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो, उन्होंने फिर फास्ट फूड खाना स्टार्ट किया। इसका एक ये भी रीजन है कि जो ऑफिसेज है उनमें कैंटीन्स जो खुले हैं, वो भी फास्ट फूड प्रमोट करते हैं कि बर्गर पिज्जा ये सब जल्दी बन जाएगा, नूडल्स खा लीजिए पेट भर जाएगा। तो और एक्सेसिबल हो गया है बच्चों को और वर्किंग मैन को, कि आपके ही ऑफिस के कैंटीन में, आपके ही स्कूल के कैंटीन में फास्ट फूड अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाएगी। वहां पे आपको मिलेट अवेलेबल नहीं होगा, पर फास्ट फूड अवेलेबल हो जाएगा। देन फोर्थ रीजन इसका ये अगेन, वेस्टर्नाइजेशन एंड रिलेटिव डेप्रिविएशन। हम एज इंडियन, इफ वी फॉलो इंडियन कल्चर, वी कंसिडर देम आवरसेल्व्स एज बैकवर्ड पीपल। तो यही है कि रिलेटिवली डिप्राइव फील करते हैं हम, विच इज नॉट करेक्ट। तो these are the four reasons why fast food industry is growing at a fast pace in India. अब इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड भी देना कि हमें क्या, हम क्या ऐसी चीजें करें या इंडिया लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, जिससे ये चीजें रोकें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ का ईट राइट मूवमेंट, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने बहुत एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताया गया, आप कैसा खाना खाइए, आप फास्ट फूड मत खाइए, आप ये हेल्दी इंडियन चीजें वो खाइए। सो ईट राइट मूवमेंट। सेकेंड, वेरी मच अवेयरनेस जनरेशन थ्रू सेलिब्रिटी पार्टिसिपेशन एंड थ्रू कैंपेनिंग। थर्ड, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स को हमें बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज हम, मिलेट इज इंडियन थिंग, मिलेट को छोड़ के हम सोचते ओट्स ज्यादा न्यूट्रिशन वाले और ज्यादा हेल्दी है। हम उसी ओट्स को खरीदने के लिए न्यूटेला ओट्स लाते हैं, विच इज अ बाहर की कंपनी। तो वही है कि हमें इंडियन चीजों का जो इम्पोर्टेंस है वो समझना है। हमें हम चौथी चीज ये कर सकते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत छोटे लेवल से ही हमें न्यूट्रिशन एजुकेशनिंग की चीजें डालनी चाहिए। यानी न्यूट्रिशन एजुकेशन करके हम कोई चैप्टर्स डाल सकते हैं, हर साल बुक में एक आगे बढ़ के एक नया सब्जेक्ट इसको क्रिएट किया जा सकता है। न्यूट्रिशन एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल डाइट शुड बी प्रमोटेड। व्हाट इज आवर ट्रेडिशनल डाइट? जो भी है चपाती सब्जी चावल वाला जो हमारा ट्रेडिशनल डाइट है, मिलेट्स वाली जो है वो प्रमोट करना चाहिए। मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, ज्वार रागी की रोटी, और जो ट्रेडिशनल चीजें जहां पर उग रही है, मतलब लोकल और रीजनल फूड्स को प्रमोट करना चाहिए हमें। सो दिस इज द थिंग कि वेयर वी डिस्कस व्हाई फास्ट फूड इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग in general, and particular in India, what are the health concerns and what should be done for this. So this question is finished here. Now the third question is, achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection would come into conflict with poor people's needs in a country like India. Comment. ये बोल रहा है
कि यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली अप्रोच से, सस्टेनेबल ग्रोथ वाली अप्रोच से चले, जहां पर हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करें, तो ऐसी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो खासकर इंडिया जैसी कंट्री में पुअर पीपल के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। ये स्टेटमेंट है, नाउ यू हैव टू कमेंट ऑन इट। तो हम इसका दोनों तरफ देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट डालती है, और देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें भी करती है ये चीज। दिस तो सबसे पहले हम डील करेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ एक वो कॉम्बिनेशन पॉइंट है जहां पर पीपल, प्लेनेट एंड प्रोडक्टिविटी तीनों आकर मिलते हैं। व्हाट इज पीपल, प्लेनेट एंड प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल इज द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सोसाइटी, एंड प्लेनेट इज द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो जहां पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री जहां पर आके मिलते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, इट इज दी सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी डब्ल्यूएचओ के हिसाब से ये डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि ऐसा डेवलपमेंट जो हम आज की जनरेशन में कर रहे हैं जिसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी आगे आने वाली जनरेशन पे ना पड़े। उदाहरण के लिए कि आज मुझे कोई मशीन बनानी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, पर वो इतना पेट्रोल मांग रही है कि मैंने सारा पेट्रोल समुद्र से निकाल लिया कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल ही नहीं बचा। सो दिस इज द थिंग। इसके बजाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, कि यदि मुझे बिजली क्रिएट करना है तो मैं हेजिंग कर दूं, कि एक बिजली में थोड़ी बिजली पेट्रोल से क्रिएट कर लूं, थोड़ी सोलर पावर से क्रिएट कर लूं, थोड़ी विंड एनर्जी से कर लूं, थोड़ी जियोथर्मल एनर्जी से कर लूं। सो इट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नाउ, हाउ डज इट अफेक्ट पुअर पीपल इन अ कंट्री लाइक इंडिया नेगेटिवली? सबसे पहला, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है पुअर पीपल पे, क्योंकि जो पुअर पीपल है वो नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर इकोनॉमिक एंड डेली नीड्स। डेली नीड्स कैसे? फायरवुड कलेक्शन। आज भी गाँव में, जो छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के गांव है, आज भी वहां पर चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, तो वहां पर फायरवुड कलेक्शन। अब अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करोगे तो आप फायरवुड नहीं काटने दोगे। उनका बहुत सारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी होता है नेचुरल रिसोर्स पे, बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री आइटम्स, एंड देन दे सेल इट। कलेक्शन ऑफ वैक्स, कलेक्शन ऑफ हनी, कलेक्शन ऑफ फायरवुड, कलेक्शन ऑफ लाख जो पेड़ों से निकलता है। तो यदि मान लीजिए मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और मेरी ट्राइब जो है कम्युनिटी, वो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से ये सारे सामान निकाल कर बेचती थी। अब कल को इस फॉरेस्ट को एक नेशनल पार्क घोषित कर दिया, जिससे अब हमारी वहां पर आनाजाही बंद हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन, अब हमको इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा मेरी ट्राइबल कम्युनिटी को। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, कि सबसे पहला इमीडिएट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ट्राइबल्स पे, बिकॉज दे डिपेंड ऑन दी नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फॉर देयर इकोनॉमिक एज वेल एज डेली नीड्स। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, ग्रीन ट्रांजिशन पे बात होगी। तो ग्रीन ट्रांजिशन इज यूजुअली हाई इन कॉस्ट। जो हमारे घर में नॉर्मल बिजली आती है, जो कोयले से बनके, जो कोल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट से जो बिजली आती है, वो बहुत सस्ती आती है। कंपेयर करेंगे कि विंड एनर्जी या सोलर पावर से जो बिजली आती है वो महंगी आती है। तो यदि हम एकदम ट्रांजिशन करते हैं कि आज से सिर्फ सोलर वाली बिजली यूज करेंगे, तो जो मिडिल क्लास पीपल है, अपर क्लास पीपल है, वो सरवाइव कर जाएंगे, बट पुअर पुअर पीपल नहीं सरवाइव कर पाएंगे। कहाँ से लाएंगे बिजली का बिल देने के लिए वो इतना पैसा? सो सेकंड पॉइंट इज कि ग्रीन ट्रांजिशन इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। थर्ड पॉइंट इज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज। अभी पिछली वीडियो में भी हमने एग्जांपल देखा था, कान्हा टाइगर रिजर्व जब बनाया गया था तो बैगा कम्युनिटी को वहां से डिस्प्लेस किया गया था। सो यहाँ पर ये एग्जांपल हो गया कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस किया जाता है। यू एवरी टाइम सीन कि कभी भी जो रेसिडेंशियल घर होते, बने हुए बिल्डिंग्स होती है, फ्लैट्स होते हैं, वो कभी नहीं तोड़े जाते, डिस्प्लेस किए जाते हैं। हमेशा उन्हीं लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज, फॉर द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। फोर्थ रीजन है, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल इन इंडिया आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। तो जब एग्रीकल्चर पे घर का इनकम डिपेंडेंट है, और जब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है, तो बोलेंगे कि आप पेस्टिसाइड्स यूज ना करो, और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है वो और महंगे आते हैं, पुअर पीपल वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ यूज नहीं करा तो क्रॉप्स पे पेस्ट लगेगी,
और पूरी क्रॉप्स खराब होगी। सो फिर से वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है पुअर पीपल में। फिर कहीं कहीं हो जाता है कि बैन ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन। या आप इस महीने में इतना ही पानी निकाल सकते हो, या इन महीनों में पानी नहीं निकाल सकते जमीन में से। तो जब फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो फसलें खराब होगी, और फिर वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ेगा पुअर फैमिलीज में। फिफ्थ रीजन इज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे कि मान लीजिए कोल पावर प्लांट चल रहा है, एक कोई ऐसी इंडस्ट्रीज चल रही है जो इकोनॉमिकली डिग्रेडिंग, सॉरी इन्वायरमेंटली डिग्रेडिंग है। अब जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी आता है, तो हम सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे। मान लीजिए मैंने देश के 10 कोल पावर प्लांट्स बंद कर दिए, उसमें जो गरीब मजदूर काम कर रहे थे सब अब बन गए हैं जॉबलेस। क्योंकि अब जो ग्रीन ट्रांजिशन वाली चीजें कंपनीज या इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे उसके लिए चाहिए स्किल, जो स्किल उन गरीब मजदूरों में नहीं है। सो वो बन गए जॉबलेस। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स है, जैसे एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई कॉस्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट फॉर द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स एंड डिपेंडेंस ऑन द फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। दीज आर द पॉइंट्स which validate ki how sustainable growth negatively impacts the life of poor people in the country like India. बट अब हमें इसका रिवर्स साइड भी देना है कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है कि जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को फायदा भी पहुंचाता है, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। तो अब मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा आई तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बाढ़ आई तो गरीब इंसान के घर में पानी घुसेगा, सूखा पड़ा तो भूखा गरीब इंसान मरेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा इन प्राकृतिक आपदाओं का शिकार कौन? गरीब इंसान होता है। तो यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनकरेज करके ग्रोथ करेंगे तो ये सारी वल्नरेबिलिटी है जो पुअर पीपल की, वो कम होगी, क्योंकि फिर नंबर ऑफ साइक्लोन्स कम होंगे, धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्लड्स कम होगी, नंबर ऑफ ड्राउट्स कम होंगे, तो इन पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी कम होगा। सो फर्स्ट इज दैट दे आर मोस्ट वल्नरेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिड्यूसेस द वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर पीपल एट द हैंड्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। दूसरा पॉइंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बहुत इंक्लूसिव अप्रोच अपनाते हैं। इंक्लूसिव अप्रोच कैसे? एग्जांपल के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है हमारे यहाँ पे, कि जो फॉरेस्ट नोटिफाई किए गए हैं, जो कंजर्वेशन रिजर्व्स नोटिफाई किए गए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड लोकल पार्टिसिपेशन के जरिए ही वहां का कंजर्वेशन संभव हो पाता है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के पीपल ही है जिनमें जनरेशन टू जनरेशन कुछ पर्टिकुलर नॉलेजेस ट्रांसफर होते हैं कि अच्छा ये प्लांट है, इसका कंजर्वेशन ऐसे होगा, ये प्लांट एक हर्ब है, ये एक मेडिसिनल प्लांट के लिए यूज की जा सकती है, ये प्लांट कॉस्मेटिक प्लांट के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज ट्राइबल कम्युनिटीज का जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, ये बहुत यूजफुल होता है, इसलिए हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का अप्रोच अपनाते हैं। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, केरला में कुडुम्बश्री करके एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वहां पर विमेन एम्पावरमेंट और ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉम्बिनेशन किया है, कि कुटुंबश्री को इतना एम्पावर किया है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़े लेवल पे कर सके, कमर्शियल लेवल पे। तो यहाँ पर कमर्शियल लेवल पे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई तो विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जब विमेन को इंक्लूड किया, जो कुटुंबश्री में एसएचजी में हमेशा पुअर वुमेन होगी, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर पुअर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप नो, सो यहाँ पर पुअर पीपल को इंक्लूड किया कई में हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। So these are the 2 points ki reducing vulnerability and inclusive approach. Third is the creation of more jobs, ग्रीन जॉब्स। यदि हमें यहाँ पर अब नर्चर करना है हमारे पुअर पीपल को, स्किल डेवलपमेंट करना है, उनमें उनमें जॉब ट्रेनिंग देना है और कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, कि जो नए टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगे, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए सोलर से हमको लाइट बनानी है तो सोलर पैनल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी, विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी, जो फोटोवोल्टिक सेल्स रहेंगे, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी। सो इफ वी स्किल आर लेबरर्स, इफ वी बिल्ड देयर कैपेसिटी, तो उनको वहां पर जॉब मिलेगी। सो इनोवेशंस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। Then, fourth point is our government is already running pro-poor schemes in the field of like example उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना क्या है कि चूल्हा छोड़ के गैस टंकी वाली जो योजना है, गैस टंकी देने की पुअर वुमेन को, रूरल वुमेन को। सो हमने जैसे ही बोला कि हमें चूल्हा नहीं जलाना है क्योंकि ये धुआं क्रिएट करता है, तो इससे इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गरीबों को उनके हाल पे छोड़ दिया कि आप एलपीजी खुद खरीदे। हमने उज्ज्वला योजना लाई कि जिसमें हम एलपीजी आपको सब्सिडाइज रेट में देंगे। तो हमारी गवर्नमेंट पहले से पुअर योजनाएं चला रही है। सो इन पॉइंट से ये क्लियर होता है कि हमारे यहाँ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ ऐसा ही नहीं है जो पुअर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, बल्कि हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो पुअर पीपल है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोसेस का एक पार्ट बन सके और खुद भी अपने आप में कैपेसिटी बिल्ड करके खुद को डेवलप कर सके। सो इट इज बोथ टू फेज, या देर आर सम नेगेटिव थिंग्स, इमीडिएट नेगेटिव थिंग्स, बट इन द लॉन्ग टर्म वी नीड टू अवॉइड दोज नेगेटिव इमीडिएट नेगेटिव आउटकम्स, so that we can get positive outcomes in the long term. दिस इज द थिंग। सो ये जो 3 क्वेश्चंस हमारे पिछले वीडियो के बच गए थे, ये अब ये भी यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं, एंड विल टेक सम अदर थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।